देवतुली भाइयों, महाशक्ति। आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 349 और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल है कमर्शियल टैक्स से। और आपका जो विषय है वो है एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास, पार्ट 4। इससे पूर्व भी आप 3 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। अरविंद श्रीवास्तव। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। आदरणीय शर्मा जी जो कुशल संचालक की भूमिका में है और ये स्वाध्याय और चिंतन ग्रुप है। वागी शर्मा जी उनके अनन्य सहयोगी हैं। कालरा साहब मूर्धन्य विद्वान जुड़े हुए हैं। मैडम ममता मधुर भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अन्य जो श्रोता जुड़े हुए हैं, इन सबको मेरा प्रणाम। इतने विद्वानों की उपस्थिति में मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक को प्रार्थना उसे चौपाई से कि वंदे बोधमयं नित्यम, वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य और शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना कर रहा हूं, जिनके आश्रित होकर के टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में सर्वत्र वंदना उसकी की जाती है। मैं इन सम्मूर्धन विद्वानों की उपस्थिति में यह कहना चाह रहा हूं कि मैं इस एक्यूप्रेशर विधा का पारंगत नहीं हूं। मैं केवल आयुर्वेद एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज का एक शोध छात्र हूं और अपने 3 गुरुओं के प्रति समर्पित हूं। उनका ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो हमारे 3 मनीषी गुरु हैं। ब्रह्मलीन खेमगा सर हैं, इसमें वर्तमान में अध्यक्ष जे बेगवाल सर हैं और एपेक्स बॉडी के चेयरमैन एस.एस. सर्राफ सर हैं। इन गुरुओं से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया और अन्य गुरुओं के सानिध्य में रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके मैं उनका ऋणी भी हूं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उस ज्ञान को अंश मात्र समाज में देने का प्रयास कर रहा हूं। तो वह यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा याचना करूंगा। हम लोग एक्यूप्रेशर की जो महायात्रा है, ये एक्यूप्रेशर विधा की जो यात्रा है, महायात्रा है, उसके संबंध में विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि स्वाध्याय और चिंतन ग्रुप है, इसमें हम लोग स्वाध्याय करके और आपस में विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इस प्रक्रिया में एक महायात्रा जो एक्यूप्रेशर की शुरू हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन से, उस महायात्रा का एक जिक्र हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था या सुना था या अध्ययन किया था या विचार किया था कि टीसीएम में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, चाइनीज मेडिसिन, उस मेडिसिन में 5 पंच तत्व का सिद्धांत एक आया। एक उन्होंने मेरिडियन थ्योरी बताई और 8 गाइडिंग प्रिंसिपल बताए। तो उनके 5 तत्व जो रहे वह काष्ठ, अग्नि, जल, मेटल और पृथ्वी। इसके बाद जो उनका मेरिडियन सिद्धांत आया, तो उन्होंने सिद्धांत में कहा, उसको डिफाइन किया उन्होंने कि मेरिडियन दे आर मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, यानी बाहर से बीमारी जो आती है, द मीन्स बाय विच मैन इज क्यूर्ड, इन्हीं माध्यम से बीमारी की दूर होती है, और द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेस, यानी जो शरीर के अंदर बीमारी है वह इन्हीं मेरिडियन से शुरू होती है। फिर उन्होंने कहा कि
8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स का एक सिद्धांत आया। तो उनका एक सिद्धांत बहुत चर्चित हुआ, वो इन यांग सिद्धांत था। इन यांग सिद्धांत, उन्होंने प्रकृति की दो बल का कंसेप्ट लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीमारी की दशा में दो है, कि बीमारी आंतरिक है कि बीमारी बाहरी है। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी का प्रकृति जो है शीत वाली है कि बीमारी की प्रकृति उष्ण वाली है, गर्मी वाली है। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी कम है या अधिक है। यो कम अधिक का जो कंसेप्ट था वो ऊर्जा का सिद्धांत था। तो क्योंकि जो ये ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर विधा थी, इसमें केवल हम लोग किसका करते थे, हम लोग करते थे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का है, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी बाय एनर्जी। एनर्जी के द्वारा एनर्जी का हम उपचार कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत में अब हम लोग देखें कि एलोपैथी में हम लोग क्या करते हैं। एलोपैथी में हम लोग रोग का इलाज करते हैं कि कौन सा रोग है, और खांसी है तो खांसी का इलाज कर रहे हैं। होम्योपैथी में हम लोग लक्षणों का इलाज करते हैं, क्या लक्षण है उन सिम्टम को देख करके उसका दवा दी जाती है। आयुर्वेद में क्या है, उसमें 3 बल माने उन्होंने, 3, और वो कहा कि ये वात पित्त कफ 3 बल है। तो इन वात में और पित्त में और कफ में अगर सामंजस्य नहीं है तो बीमारियां आती हैं। तो वे आयुर्वेद ने माना। लेकिन एक्यूप्रेशर ने माना कि नहीं, ऊर्जा का संतुलन है, ऊर्जा कम है या ऊर्जा अधिक है, जहां जहां भी ऊर्जा का असंतुलन होगा वहां वहां बीमारी आएगी। इसलिए हमको ऊर्जा का केवल संतुलन कर देना है और बीमारी को ठीक कर लेना है। तो टीसीएम ने 12 मेरिडियंस ऑर्गन्स माने शरीर में, और उन ऑर्गन्स को 2 भागों में विभाजित किया, इन ऑर्गन के रूप में और यांग ऑर्गन के रूप में, और उनकी मेरिडियंस मानी। तो इस प्रकार 12 मेरिडियंस के माध्यम से उन्होंने कोशिश किया कि हम बीमारियों को सॉल्व कर लेंगे, और बीमारियों को इन्हीं के असंतुलन में, इन्हीं में ऊर्जा का असंतुलन होगा, उसको हम ठीक कर लेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, अब 1940 के आसपास हमारे एक प्रोफेसर आर वॉल थे, जो डॉक्टर थे, एलोपैथ के डॉक्टर थे, सर्जन थे, जर्मनी के। उन्होंने इस विधा को और सीमेंटेड कर दिया, और वो सीमेंट कर दिया। इसको कैसे किया उन्होंने, क्या, एक डर्मेटॉन एक मशीन बनाई, और उस मशीन की सहायता से शरीर में और ऊर्जा रेजिस्टेंस को मापने लगे। और वहां उन्होंने कहा कि जो शरीर में मेरिडियंस के जो ऊर्जा बिंदु कहे जा रहे थे, जिनको एक्यू पॉइंट्स कहा जाता था, तो उन एक्यू पॉइंट्स को उन्होंने स्टडी किया और ये माना कि ये एक्यू पॉइंट्स यहाँ है, जहां जहां रेजिस्टेंस कम है वहीं पर ये है। और इसके माध्यम से उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन को सत्य सिद्ध किया। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में जो 669 पॉइंट थे, डॉक्टर वॉल ने 275 पॉइंट्स और खोज डाले, और इस प्रकार इस विधा में और एक शोध के रूप में काम किया और इसको विस्तार दिया। उन्होंने एक टिश्यू मेरिडियंस की खोज किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण था, और ये मील का पत्थर साबित हुआ इन टिश्यू मेरिडियंस में। हम लोग एलोपैथ में पढ़ते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है। सेल्स के बाद सेल्स, कई सेल्स मिल करके, और एक तरह के सेल्स, एक तरह के काम करने वाले सेल्स मिल करके और बनाते क्या है, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या है, कई टिश्यू बन करके एक ऑर्गन की संरचना करते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम की संरचना करते हैं, और कई सिस्टम मिलकर शरीर की संरचना करते हैं। तो उन्होंने टिश्यू मेरिडियंस खोज डाले, और उन्होंने हाथों में और पैरों में उन टिश्यू मेरिडियंस को स्थापित कर दिया कि इन जगहों पर ये टिश्यू मेरिडियंस है। ये मील का पत्थर इसलिए साबित हुआ कि इसमें बहुत से रोगों का इलाज जो ट्रेडिशनल सिस्टम में थोड़ा सा धीरे होता था, उस टिश्यू मेरिडियंस पे ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से होने लगा। और एक उन्होंने, डॉक्टर वॉल ने एक आंखों के आई ऑर्बिट मेरिडियन भी खोज डाली, और उसका कि आंखों के चारों ओर अगर आप दबाव डालते हैं तो आंखों की रोगों का इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद
अब बीच में क्या हुआ कि ट्रेडिशनल सिस्टम में एक और बीच में ये पॉइंट रहा है कि जो 12 मेरिडियंस थी, तो मेरिडियन जैसे हमारे वास्तविक संसार में नदियां हैं, वो जल के प्रवाह को लेकर के आगे बढ़ती रहती हैं और अंत में मिल जाती हैं सागर में। तो सागर भी जल का एक जलाशय की बड़ा जलाशय है और जो अथाह सागर है, अथाह भंडार है, वैसे नदियां भी प्रवाहमान भंडार हैं। तो उसी तरह जो हमारे मेरिडियंस की तुलना है वो इन नदियों से की जा सकती है और सागर की या बड़े जो बांध है, ऐसे बांधों की तुलना की जा सकती है, बड़े बांधों की तुलना ये वेसल्स से। तो उन्होंने 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का कंसेप्ट लिया, कहा कि शरीर में 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं। तो ये वेसल्स क्या करती हैं कि सामान्य जो ऊर्जा का, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं या पार्थिव ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, अगर ये ऊर्जा कहीं आपके शरीर में अधिक हो गई किसी मेरिडियन में, तो वो ऊर्जा वहां पर मेरिडियन में न होकर के संचित हो जाती है वेसल्स में। तो वेसल्स माने और चौड़े राजमार्ग, अगर हम राजमार्ग माने तो और चौड़े राजमार्ग जो थे वो वेसल के रूप में थे। अब इन वेसल में का कंसेप्ट है कि इन वेसल में ऊर्जा सुरक्षित हो गई और वहां काफी समय तक रही, और जब शरीर को आवश्यकता हुई या किसी मेरिडियन में ऊर्जा की कमी हुई तो उन वेसल से उसमें ऊर्जा ट्रांसफर की जा सकती है, यह विचार लिया गया। अब एक 8 ये ऊर्जा मेरिडियंस बहुत ही वेसल्स का जो वेसल्स कहलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई। और जैसे अब शॉक की स्थिति हो, अगर कोई शॉक लग जाए तो क्या होता है, उसमें शरीर में लगता है आपको कि आप बिल्कुल मृत प्राय हो गए हैं। तो वो ऊर्जा की जो कमी है, इसका मतलब कि उस मेरिडियन में, उस संबंधित ऑर्गन के मेरिडियन में, जैसे हृदय का है, हृदय प्रभावित हुआ मान लीजिए, तो हृदय की मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। तो अब ऐसी दशा में ब्रेन के माध्यम से जो मैसेज जाता है, उस मैसेज से जो वेसल्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, इनसे ऊर्जा उस मेरिडियन में बहने लगती है, जो स्टोर्ड है वो एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी तरह आपको शरीर में कभी रक्त की कमी हो जाती है, तो रक्त की कमी होने से उस मेरिडियन में ऊर्जा कमी हो जाएगी, और जैसे ऊर्जा कमी होगी तुरंत ही ब्रेन से संपर्क होगा और ब्रेन के माध्यम से इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन से उसमें वेसल से मेरिडियन में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी यह जीवन रक्षक वेसल्स का काम जो है जीवन रक्षक मेरिडियंस के रूप में भी है। अब उसमें कुछ बीमारियों के संबंध बता दूं ताकि जो है ये मालूम होता रहे कि कौन सी मेरिडियन का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है। जैसे एक कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है, तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन से हम लोग खुद समझ रहे हैं कि कंसेप्शन माने क्या हुआ, गर्भधारण। तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, और ये किडनी, जो किडनी हमारी है, उस किडनी रोगों के संबंध में यह है, इनका यूज किया जाता है। और ये फीमेल मेनोपॉज में और मेल मेनोपॉज दोनों में ये यूज होती है, क्योंकि उसमें किडनी में इनकी ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो वो दोनों में इसका यूज करते हैं। लेडीज के केस में कंसेप्शन इन यूट्रस उनमें यूज होता है, चाइल्ड बर्थ में यूज होता है, फर्टिलिटी की कोई समस्या होगी तो इसी मेरिडियन पे, इसी वेसल्स पे काम करते हैं। पीरियड्स में डिस्मेनोरिया होगा, दर्दनाक होगा, या एमेनोरिया होगा, नहीं होगा तो भी होगा, नो पीरियड्स में उसमें भी काम होगा। मेनोरोजिया और मेट्रोजिया दोनों में जहाँ अधिक है या अतिरिक्त है, वो दोनों के स्राव में ये काम करता है। इसी तरह आपका क्रॉनिक अस्थमा में भी काम करता है, फाइब्रॉइड्स में इसका काम है, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स होगी तो इसी मेरिडियन पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट की होगी, क्यों, वो गोनेट्स संबंधित है, और किडनी और गोनेट्स का बहुत अंतर संबंध है, इसलिए गोनेट्स की समस्या में किडनी को हमेशा ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सीवी मेरिडियन, कंसेप्शन मेरिडियन, इन रोगों में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। अब स्टेग्नेशन के लिए एक मेरिडियन का है, जैसे स्टेग्नेशन को माना गया कि जो ऊर्जा का है प्रवाह वो एक दिशा में है, ये तय है। अब उस ऊर्जा का प्रवाह अगर किन्हीं कारणों से, किन्हीं बाह्य प्रभावों से या आंतरिक कारणों से, अगर ऊर्जा का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट दिशा में हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि कभी उल्टी हुई आएगी, कभी हिचकी आएगी, कभी आपको वोमिटिंग होने लगेगी,
कभी माइग्रेन होने लगेगा। तो इन सब कारणों से जब होगा तो स्टेग्नेशन, जब कंट्रावेक्शन ऑफ की होगा, स्टेग्नेशन में रुकावट, या कंट्रावेक्शन माने उसका ऊर्जा का मार्गोल्लंघन, वो अपने रास्ते से भटक करके दूसरी दिशा में बहने लगती है, तो उसमें उबकाई आएगी, हिचकी आएगी, उल्टी आएगी, हाथ पर ठंडे हो जाए, क्योंकि ऊर्जा की वहां कमी हो जाएगी। तो ऐसे में इसको एक चोंगमो कहलाता है, चोंगमो में। इन वेसल्स में इंपॉर्टेंस ये है कि इनके 3 ही 4 पॉइंट कुल होते हैं, पॉइंट बहुत कम है और लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे माने गए कि 2 ही 3 पॉइंट इसमें लगाते हैं, दो तरफ 3-4 पॉइंट लगते हैं टोटल, और उनमें से प्रभाव होता है। कमजोर पाचन अगर हो तो भी ये यूज होगा, ये भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल कम लग रही है या लग नहीं रही है, तो भी यूज होगा। और शरीर के ऊपरी भाग में, डायफ्राम से ऊपर और डायफ्राम से नीचे के भाग में अगर ऊर्जा का असंतुलन होगा, ऊर्जा की कमी अधिकता होगी, तो भी इनका चोंगमो का यूज होता है। फिर एक बीमारी नॉर्मली आप देखा होगा, बहुत से लोग सोते रहते हैं या बहुत से लोग नींद ही नहीं आती, तो अतिनिद्रा या अनिद्रा में एक हम लोग इसमें इन हील या यांग हील, मतलब हील, इन हील वेसल और यांग हील वेसल दोनों का अतिनिद्रा और अनिद्रा के केस में इसको यूज करते हैं। पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं किसी के, और किसी को बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। होता यह है कि जब पैरों में किसी जगह की मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उस डायरेक्शन की तरफ पैर का मुड़ाव हो जाता है। अगर आपके काफ की तरफ, अंदर की तरफ अगर मसल्स जो है वीक हो रही हैं, तो पैर अंदर की ओर मुड़ जाएगा। अगर बाहर की ओर मसल्स वीक हो रही हैं, तो पैर बाहर की ओर मुड़ जाएगा। तो इस बीमारी का इलाज भी इसी इनहील वेसल्स होता है। साइटिका जो कमर से शुरू होकर पैर में जाती है, तो साइटिका का भी इलाज इसी में होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होगा तो उसका भी इलाज इसमें किया जाता है। पेशाब बिल्कुल बनना बंद हो जाए तो भी इसमें इलाज देते हैं। तो ये इस मामले में बहुत ही, अगर आपको लगे कि कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, बड़ी कमजोरी आ गई और आंख बंद करके लेटने का मन है, तो भी इस इनहील वेसल को ही ट्रीटमेंट देते हैं। फिर एक इन रेगुलेटिंग वेसल है जो इनको रेगुलेट करती है, यानी इनकी शक्ति को रेगुलेट करने वाली है। तो लेडीज में आप देखिए चिंता अधिक हो जाती है, उनको नींद नहीं आती, बेचैनी होने लगती है, माइग्रेन होने लगता है, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको इन रेगुलेटिंग वेसल में हम लोग उसको ठीक करते हैं। ऐसे में डरावने सपने भी आने लगते हैं या डिप्रेशन होने लगता है, तो इनमें भी। पेट में अल्सर होगा तो भूख घट भी जाए और वजन भी घटने लगे, तो भी ये इन रेगुलेटिंग वेसल को, इनको रेगुलेट करना है। हाइपरथायराइड में, नाइट ब्लाइंडनेस में और इंटेस्टाइन हर्निया में भी इनका यूज होता है। अब एक गवर्निंग वेसल मेरिडियन है जो कंट्रोलिंग कही गई है यांग की। तो उसमें क्या है, ऊर्जा की कमी से, आप देखिए ऊर्जा की कमी की वजह से स्पाइन की समस्या हो जाती है, कि मतलब बिल्कुल 2 चीजें, या तो ठंडक लगेगी तो स्पाइन का प्रॉब्लम आएगी, और या ऊर्जा कमी हो जाएगी तो भी स्पाइन की प्रॉब्लम आएगी। किडनी की फंक्शनिंग माने किडनी 2 काम है, किडनी में जीवन सत्व भी है और किडनी का एक फंक्शन भी है। तो अगर किडनी फंक्शन करना कम कर देती, तो यांग चूंकि उसका प्रभावित हो रहा है, तो इस मेरिडियन को, गवर्निंग वेसल मेरिडियन को ट्रीट करते हैं। आरबीसी कम हो रहे हों तो भी, ब्लड कैंसर की दशा में, स्पाइनल समस्याओं में इसका यूज होता है। गर्दन जकड़ जाए तो ठंडक की वजह से कभी कभी होता है, तो गर्दन जकड़ जाती है तो भी इसको यूज करते हैं। चक्कर आ जाए, कपकपी हो जाए तो भी उसमें हो जाएगा। और पुराने कमर दर्द जो है, इस कमर दर्द के लिए यही मेरिडियन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मानी गई है। यूरिन अधिक हो और पसीना न निकले तो भी इसको यूज करते हैं। किडनी डिफिशियंसी, मतलब कभी कभी किडनी की डिफिशियंसी के कारण कमर दर्द लगातार रहता है, निरंतर रहता है। वो किडनी की समस्या होती है मूलतः, वो स्पाइन की समस्या बाद में होती है, मतलब रूट जो है वो किडनी है, तो वहां पर अगर प्रॉब्लम होती है तो भी इस मेरिडियन को यूज करते हैं। फिर एक गर्डल वेसल मेरिडियन है, ये एक ऐसा वेसल है जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के रूप में अगर कोई कंसेप्ट है तो केवल यही मेरिडियन है। अदरवाइज टीसीएम में सभी वर्टिकल मेरिडियंस है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं या नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, तो वो वर्टिकल है।
केवल ऐसी एक है जो बेल्ट जहां हम लोग पहनते हैं, वो बेल्ट की मेरिडियन इसको कहते हैं, इसको गर्डल भी कहते हैं और इसको बेल्ट मेरिडियन भी कहते हैं। तो इस मेरिडियन में टेम्पोरल हेडेक, पेशाब में जलन और आपके पांव ठंडे हो जाए या बैंगनी होने लगे, बैंगनी होने का मतलब कि ब्लड वहां सर्कुलेशन बिल्कुल घट गया है, बहुत शून्य हो रहा, तो बैंगनी हो रहा है, क्योंकि जाने वाला जो ब्लड है वो तो रहेगा और आने वाला ब्लड नहीं रहेगा, जिसमें जो शुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं। तो बेल्ट पेन, बेल्ट जहाँ बांधते हैं वहां पर आगे पीछे दोनों तरफ पेन हो तो इस मेरिडियन को यूज करते हैं। पुराना माइग्रेन पुराना हो गया हो तो इसको यूज करते हैं। और एक और बीमारी है कोसिक्स में, कभी कभी लोग बैठ नहीं पाते, कोसिक्स में दर्द होता है, बिल्कुल टेल जो बोन होती है वहां पर थोड़ा सा दर्द इतना होता है कि बैठने में ही कोई आप उसमें बैठे सॉफ्ट सरफेस में बैठे तो भी आपको बैठना नहीं मन नहीं करता, तो वो कोसिक्स में दर्द हो तो ये मेरिडियन को, गर्डल वेसल मेरिडियन को यूज करते हैं। गुस्सा इतना आए कि मरने मारने पे उतारू हो तो भी ये गर्डल वेसल मेरिडियन को यूज करते हैं। बहुत अधिक मानसिक तनाव हो जाए और सर में बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बात माने बात झंझावात होता है, तो झंझावात जब चढ़ता है तो आपको क्या है, बिल्कुल मानसिक तनाव खूब हो जाता है और बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता, लेकिन टेंशन बढ़ता रहता है, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। तो अब देखिए एफेसिया में यांग हील को, यांग की एक हील वेसल भी है, तो वो भी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो ब्लड सर्कुलेशन या वो एनर्जी का सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करती है। तो ये वाणी लोप हो जाता है, देखिए कभी कभी लोग बोल नहीं पाते और आवाज ही नहीं निकाल पाती, तो इसको एफेसिया बोलते हैं। तो एफेसिया में भी यांग हील वेसल को यूज करते हैं। एक्सट्रीम नर्वस टेंशन में इसको यूज करते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जब मस्कुलर मतलब मसल्स आपके बिल्कुल वीक हो रही हो और बिल्कुल वो उनका क्षरण हो रहा हो और शक्ति उसकी कम हो रही हो तो इसको यूज करते हैं। एक बेकर्स लेग होता है, जिसमें बेकर्स जो बेकरी में जो आटा जो गूंथते हैं तो वो पैरों से गूंथते हैं वर्चुअली, तो काफ मसल्स उनकी फूल जाती हैं तो उनको बेकर्स लेग बोलते हैं, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। फिर यांग रेगुलेटिंग एक 8वीं मसल है, जो एक पैर अगर छोटा हो गया हो, यानी अगर मस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो गई और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई हो तो इसको यूज करते हैं। कान में घंटी टिनाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो रही हो, तो डेफनेस हो रही हो तो इसको यूज करते हैं। ईगल टो यानी हाथ जो नाखून है, अगर वो आपके बिल्कुल ईगल की तरह हो जाए, बहुत बड़े बड़े हो जाए और मुड़ जाए, तो वो उसको भी इसमें यूज करते हैं। और राइटर कैप जो लिखने वाले लोग होते हैं, अगर वो जो है लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो कभी कभी उनके हाथों में दर्द होने लगता है, तो उसकी वजह से वो, तो ये इसमें यूज करते हैं। ट्राइजेमियल न्यूरैल्जिया में, देखिए ट्राइजेमियल एक नर्व होती है जो पूरे इसमें आती है, इसमें चेहरे पर, तो उसकी वो न्यूरैल्जिया दर्द बहुत होता है, तो उसकी वजह से अगर आप ये तो ये यूज करते हैं। और थ्रोम्बोसिस में इसको यूज करते हैं। तो ये जो 8 वेसल्स थी पिछली बार रह गई थी, तो मैंने कहा था मैं इनको अलग से एक साथ बता दूंगा। अब डेवलपमेंट का एक और प्रोसेस शुरू हुआ। अभी तक तो ये हो रहा था, ये 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास येलो एम्परर लिखी गई टीसीएम में, और जिसने पूरा एक क्रांति वहां के लिए क्रांतिकारी कदम था। अब 3rd सेंचुरी बीसी के बाद आप देखिए कितने सालों तक चलता रहा। 1940 में पहली बार डॉक्टर बॉल ने इसको स्थापित किया। अब 1975 में एक और क्रांतिकारी कदम हुआ। तो ये क्रांतिकारी कदम क्या था? ये कोरिया के प्रसिद्ध विद्वान जो है दार्शनिक प्रोफेसर पार्क जेबू, ये इन्होंने अध्ययन किया टीसीएम का। अध्ययन तो किया, लेकिन अध्ययन के साथ साथ ये भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए किन्हीं कारणों से, और भारत में आए भी, और भारत में इन्होंने अपने चिकित्सा भी शुरू की। भारतीय दर्शन को पढ़ने के दौरान इन्होंने देखिए इतने वो सिद्धांत हैं जो हमको लगता है कि हमारे भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं पूरी तरह से, और वो सिद्धांत इन्होंने किया। तो इन्होंने एक पहला सिद्धांत जो दिया कि जो पहली प्रॉब्लम आ रही थी कि पूरे शरीर में किन किन पॉइंट्स पर आप लगाएंगे पॉइंट्स, और वो पूरे शरीर में विद्यमान है, वो पैरों में भी विद्यमान है, शरीर के धड़ में भी विद्यमान है, पीठ में विद्यमान है, सब जगह। तो ये प्रॉब्लम तो थी ही कि सब जगह सारी चिकित्सा, मतलब नॉर्मल चिकित्सा के रूप में ये पॉइंट्स नहीं लगा सकते ना, पहले
पहले तो नीडलिंग होती थी, तो नीडलिंग सब जगह, जैसे ब्रेन, सर में नीडलिंग कर ही नहीं सकते थे, चेहरे पे नॉर्मली नहीं कर सकते, आंखों के आसपास नहीं कर सकते आप नीडलिंग। नीडलिंग शरीर के पुरुषों या नारी किसी संदर्भ में हर बहुत से भाग ऐसे हैं जहां पर आप नीडलिंग कर नहीं सकते थे, तो ये प्रॉब्लम महसूस की जा रही थी। तो 1975 के आसपास आकर के इन्होंने देखिए एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या, मैं आप कहूंगा ये सिद्धांत प्रभावित है हमारे भारतीय दर्शन से, क्योंकि चरक संहिता में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, यानी जो जो मूर्तिवान भाव लोक यानी ब्रह्मांड में मौजूद हैं वह सब पुरुष माने मानव, जो वो भी पुरुष में है, और जो मूर्तिमंत भाव पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। यानी ब्रह्मांड और पुरुष, यानी पुरुष नारी पुरुष नहीं, पुरुष माने मानव, इन दोनों में समानता है। वो समानता का सिद्धांत जो इन्होंने पढ़ा और योग दर्शन पढ़ा इन्होंने, अब देखिए उस समानता के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जैसे वो तुलना है कि ब्रह्मांड से हमारा जो है पुरुष समान है, वैसे ही पुरुष में इन्होंने देखा कि और देखिए तो इन्होंने सब जगह देखा कि हथेलियों में वही साम्य है जो आपके शरीर में है। तो उन्होंने शरीर को हथेलियों में ही शरीर को मान लिया, और हथेलियों में मेरिडियंस, वही मेरिडियंस जो स्थापित थे टीसीएम की मेरिडियंस, उन्हीं को हाथों में स्थापित कर दिया और इससे कहा कि हाथों में और पैरों में, इन सब में आप कर लीजिए। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया, सुजोग थ्योरी। सु का अर्थ होता है कोरिया भाषा में हाथ और जोग का होता है पैर, तो यानी सुजोग थ्योरी आ गई कि हाथों और पैरों में वो सारे बिंदु निहित हैं जो शरीर में है। और इसलिए ये और क्रांतिकारी कदम इसलिए हुआ कि आसान कितना हो गया कि हाथों में पैरों में हम लगा सकते हैं हर पॉइंट्स को, पैरों में लगा दीजिए, हाथों में लगा दीजिए। तो ये सुजोग थ्योरी के आने में ये क्रांतिकारी कदम हुआ। अब इन्होंने इसको पॉइंट्स भी उसमें स्थापित कर दिए सारे हाथों हथेलियों में। लेकिन अब आप देखिए सिद्धांत के रूप में, मैं चूंकि हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम इस सिद्धांत पे भी चर्चा करेंगे, आगे हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। देखिए बीमारियों के बारे में सब में अलग अलग होगा और सबको बताते चलेंगे, ये लंबी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में हम उस डेवलपमेंट की बात भी करना चाहते हैं जो यहाँ पर आकर के उन्होंने सोचा और एक नई थ्योरी दिया। ये थ्योरी धीरे धीरे आज की डेट में जो प्रयागराज में हो रहा है विकास, ये समझ लीजिए कि इस सिद्धांत की जो पार्क जेबू साहब ने दिया है, इस सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर जेपी अग्रवाल सर ने एक और नए सिद्धांत की रचना कर डाली, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, एक नई बिल्कुल विधा खोज डाली, और यही सब सिद्धांत थे उसमें। तो लेकिन इस सिद्धांत को जानना जरूरी है। अब देखिए तो इन्होंने ट्राई ओरिजिन, अभी तक क्या था, अभी तक टीसीएम में दो सिद्धांत है, हम लोग भी, हमारे भी यहाँ पुरुष, हमारे यहाँ प्रकृति और पुरुष दो थे, हम लोग दो मान रहे थे। द्वैत का सिद्धांत था, द्वैत के सिद्धांत में दो सत्ताएं हैं, यानी संसार के चलाने के लिए दो सत्ताएं हैं, आप कोई भी कह लीजिए, चाहे प्रकृति कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, कुछ भी चाहे। उन्होंने, चाइनीज ने क्या कहा था, उन्होंने कहा इन और यांग सिद्धांत। प्रकृति के दो बल हैं, एक बल है इन और एक बल है यांग। उन्होंने कहा दोनों बल एक दूसरे के साथ पूरक है, विरोधी नहीं है, लेकिन अलग अलग है, दोनों का रूप अलग है, दोनों का धर्म अलग है और दोनों के गुण अलग हैं, और वो सत्ताएं ही चला रही हैं और वो सत्ताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। ये कंसेप्ट वहां का था, जो द्वैत का सिद्धांत कहा, इसमें बाइपोलैरिटी का सिद्धांत है। लेकिन पार्क जेबू साहब ने कहा ना, पूरा संसार चल रहा है ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट से। अब ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट क्या था, उन्होंने कहा ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट में तीन सत्ताएं हैं जो प्रकट हैं, लेकिन एक सत्ता है जो प्रच्छन्न है, प्रकट नहीं है। अब आप कल्पना करिएगा, धीरे धीरे अगर आप भारतीय दर्शन में हैं तो समझ लीजिएगा, एक परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन सत्ताएं और एक परमात्मा और एक आत्मा। तो हम लोग उसी रूप में अपने को देखते चलेंगे कैसे सत्ताएं हैं। मतलब उस मेरा ये आशा नहीं है कि मैं इसको पूरा थ्योरी के सिद्धांत के रूप में उसको स्थापित कर रहा हूं, लेकिन यह दृष्टि में आ रहा है कि यह सिद्धांत, क्योंकि भारतीय योग दर्शन भी पढ़ा उन्होंने और भारतीय दर्शन भी पढ़ा और ये सिद्धांत लिया, अपने शब्दों में कहा, लेकिन आप देखिए हम हमारे दर्शन से
बिल्कुल मिल रहा है, वही दर्शन है। तो इन्होंने कहा प्रकृति कैसे संचालित हो रही है, संसार कैसे संचालित हो रहा है। इन्होंने कहा कि 4 सत्ताएं हैं, 3 सत्ताएं प्रकट हैं और 1 सत्ता प्रकट नहीं है, वो अप्रकट है। तो एक सत्ता क्या है? एक सत्ता इन्होंने कहा कि एक सत्ता हेट्रो सत्ता है। वो क्या बल है? हेट्रो बल को कहा, हेट्रो बल परिवर्तन चाहती है, वो निरंतर, आज की तिथि से वो निरंतर परिवर्तन चाह रही है, वो आगे बढ़ना चाहती है, विकास चाहती है, वो हर क्षण बदल रही है और वो गति चाहती है। अब गति चाह रही है तो उन्होंने कहा दूसरी सत्ता है होमो सत्ता। होमो सत्ता ने क्या कहा? होमो सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाह रही, वो कहती मैं परिवर्तन नहीं चाहते, हम वही रहना चाहते हैं, तो वही यथास्थितिवादी है। वो सत्ता, वो सत्ता जो भी ये हेट्रो बल कर रहा है उसको रोकना चाहती है, उसको, उसका विरोध कर रही है, उसका प्रतिकार कर रही है, उसको लगातार कोशिश इसकी यही है कि यांग, ये जो अपना हेट्रोपल है, ये अपना काम न कर सके। हो सकता है काम न कर पा रहा हो, लेकिन पूरा रोक नहीं पा रही है यांग उसको, हेट्रोबल को, लेकिन उस बल को रोक नहीं पा रही है तो भी उसका प्रक्रिया को, उसके विकास की प्रक्रिया को उसको मंद तो कर ही दे रही है। तो वो होमो बल है जो है। अब 2 बल, तो ये 2 बल प्रकट हो गए। एक तीसरा बल क्या है? अब देखिए, हेट्रो को अगर वैसे कहें, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, तो हेट्रो माने हुआ कि भिन्न। वो भिन्न, जब एक परिवर्तन होगा तो एक कण अगली बार जब परिवर्तन में आएगा तो वो कण समान नहीं रहेगा, वो भिन्न हो जाएगा। तो ये भिन्नता का सिद्धांत था कि अगली बार भिन्न हो जाएगा और हम चाहते हैं कि भिन्न हो, तो ये हेट्रो बल था। लेकिन होमो बल का, होमो का अर्थ था वो भी है कि सिमिलर के कंसेप्ट में है, यानी वो समान चाहता है, वो समानता चाहता है। और एक बल आया जो थोड़ा सा उदासीन है, इस मामले में बहुत नहीं है, और वो क्या कह रहा है, वो न्यूट्रो बल है। इसको कहा गया, लैटिन भाषा में इसको कहा गया न यह न वो। अब कहीं कहीं हमारे कंसेप्ट में उन्होंने अपने डिफाइन किया, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कहीं शब्द कहा गया नेति नीति, न ये न वो। तो उन्होंने न्यूट्रो बल एक शक्ति कहा, जो कहा न ये वो न वो। तो ये होमो बल और हेट्रो बल दोनों के बीच में एक सामंजस्य और संतुलन लाने का प्रयास कर रहा है, ये वो बल है। तो ये हेट्रो बल है। अब इन और यांग से तुलना करिए, इन क्या कर रहा है? इन भी संकुचनशील था, और यहां होमो संकुचनशील है, वो विकास नहीं चाह रहा, वो प्रसरणशील नहीं है, प्रसरित नहीं होना चाह रहा है। तो वो इन जो है उस कंसेप्ट में है कि इन है होमो, और यांग क्या है? यांग विकास चाह रहा है, प्रसारशील है, प्रसार कर रहा है अपने को। तो वो क्या है? वो यांग जो है वो हेट्रो बल के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब चाइनीज, लेकिन दोनों के वास्तविक संसार इनसे नहीं चल सकता, न तो गति से चल सकता है, न स्थिरता से चल सकता है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए हेट्रो बल, वो जो न्यूट्रो बल का जो कंसेप्ट आया वो। अब पारक देबू साहब ने कहा कि ट्राइओरिजिन का विचार, उन्होंने कहा ये विचार ऐसा नहीं है, ये विचार मूल विचार है, और पूरा संसार या पूरा जगत इसी पर आश्रित है और इसी सिद्धांत पर आश्रित है। उन्होंने कहा कि अगर कंसेप्चुअली लीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप स्पेस में चले जाइए, तो स्पेस में क्या बोलते हैं? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो 3 कंसेप्ट हुए। उन्होंने कहा कि, और यही नहीं कहा, अगर आप समय के पैमानों को लीजिए तो वर्तमान है और भविष्य है और भूत है, तो 3 वो भी पैमाने हो गए। उन्होंने और आगे कहा कि अगर उसमें दीजिए तो 3 है, पदार्थ में क्या है? पदार्थ या तो ठोस है, या तरल है, या गैसेस है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड में लीजिए तो मैटर है, कि उसकी ऊर्जा है और उसका ज्ञान है। भाई आप मैटर है, तो आप तीनों सबको अलग अलग उन्होंने कहा। अगर मैटर क्या है? मैटर तो ठोस है, वो होमो है। ज्ञान क्या है? वो प्रसरणशील है, वो तो जानना चाहता है और फैलना चाहता है और सब जानना चाहता है, तो वो हेट्रो है। और जो उसका ऊर्जा है वो न्यूट्रो के रूप में है। तो हेट्रो हो गया और न्यूट्रो हो गया और होमो हो गया। अब उसी ले कि अगर विस्तार, एक तो एक्सपेंशन होगा,
एक एक्सपेंशन होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो विस्तार अगर हेट्रो है और संकुचनशील होना होमो है, तो उसके उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल है। तो यानी इस रूप में उन्होंने कहा कि नहीं, यह कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी जो है पूरे संसार को चलाने के लिए और सबको डिफाइन करने के लिए पर्याप्त है। अब हेट्रोबल का जो कंसेप्ट क्या हुआ, अब देखिए हमारे अब जीवन के उसमें देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है, कैसे उन्होंने कहा कि सृष्टि क्या है। ब्रह्मा करते हैं, सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, तो सृष्टि कौन करना चाहता है? हेट्रोबल। होमोबल क्या करता है? होमोबल कहता है नहीं, हम रुकिए, हम यहीं पर रहेंगे। तो शिव है, वो संहार कर रहे हैं। तो शिव यानी शिव जो है सबको समान कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, खत्म। यानी भिन्न व्यक्ति तभी होगा जब जीवित है, और अदरवाइज वो तो एक ही श्रेणी में आ गया। तो होमोबल है वो सृष्टि का संहार जो है, सृष्टि के बाद प्रलय जो है। और विष्णु क्या कर रहे हैं? वो रक्षा कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। तो वो न्यूट्रल है। तो तीन बलों के रूप में उन्होंने कहा विष्णु। तो इस रूप में उन्होंने ये नहीं कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जिस रूप में उन्होंने इसको व्यक्त किया वो हमारे भारतीय दर्शन के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से बिल्कुल समान है। और चूंकि यहाँ के उन्होंने यहाँ के हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया, इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपने सिद्धांत रूप में इसको किया। लेकिन ये भारतीय दर्शन। अब हेट्रोबल का मूल स्वभाव क्या है? हेट्रोबल का मूल स्वभाव है, कहता है अनकंडीशनल चेंज। हम चाहते हैं कि हम तुरंत तेजी से गति बढ़े और हर क्षण परिवर्तित हो। वो कहता है कि हम स्पेस में भी हमारी समान तो हम ही नहीं। वो कहता है कि हम समान तो है ही नहीं। अगर हम समान भी हैं, अगर दो आइडेंटिकल घटनाएं, दो आइडेंटिकल बच्चे, दो आइडेंटिकल पुरुष, दो आइडेंटिकल नारी आइडेंटिकल भी हों, तो भी वो समान नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेस में, टाइम में, एक समय में दोनों समान नहीं है, या एक स्पेस में दोनों समान नहीं है। तो इसलिए असमान सभी है। तो हेट्रोबल इसका हिमायती है कि परिवर्तन जो है निरंतर होना चाहिए। और उस वह परिवर्तन की प्रक्रिया चाहे आपके विकास के क्रम में, जैसे आप आयतन बढ़ता है, आपका शरीर बढ़ता है, आपकी ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वैसे ही आपका ग्रोथ होता है। तो ये भी, और स्पेस के क्रम में भी आपका परिवर्तन लाजमी है और परिवर्तन होगा। तो ये उन्होंने कहा। होमोबल ने क्या कहा? अब हेट्रोबल का तो एक कंसेप्ट था कि भाई हम, क्योंकि कोई आदमी समान हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसी को करेंगे कि विकास की प्रक्रिया में रहेंगे और निरंतर परिवर्तनशील रहेंगे। परिवर्तनशील होने के क्रम में क्या करते हैं? हम एक कण दूसरे से जोड़ते हैं, और एक कण दूसरे से पृथक होता है, और फिर एक नए कण से जुड़ जाते हैं। यही तो परिवर्तन है। तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि यही प्रक्रिया हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। ये उसका विचार था। होमोबल ने कहा ना, उन्होंने कहा कि उसके विपरीत, हेट्रोबल के विपरीत उसका स्वभाव है। वो कह रहा है कि नो, हम कोई चाहते नहीं, हम चाहते हैं अनकंडीशनल नो चेंज शुड बी देयर। कोई शर्त नहीं, लेकिन हम चेंज नहीं चाहते, हम वही रहना चाहते हैं, हम यथार्थवादी हैं। और उसने कहा कि समान तो सभी है। अगर आपके अंदर सेल है, तो सेल है, सबके अंदर है, आपके अंदर, सारे लोगों के अंदर है। एटम है तो सबके अंदर है, यानी समान तो सभी है। तो इसलिए समानता के सिद्धांत को उसने माना, और समानता के सिद्धांत को मानने की वजह से उनका कि नहीं, सबको समान बनाने का हमारा संकल्प है। और इस बल का पूरा उद्देश्य था कि यह परिवर्तन न होने दे, और अगर परिवर्तन करे हेट्रोबल तो इसको रोक दे। और अगर वो हेट्रोबल सकारात्मक है तो इसको नकारात्मक माना जा सकता है, अगर वो प्रसरणशील है तो इसको संकुचनशील माना जा सकता है। इस रूप में इन्होंने कहा। अब फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी घटना, इस होमो बल की शक्ति क्या हुई कि इस होमो बल की शक्ति की वजह से आप देखते हैं कि घटनाओं का पुनरावृत्ति होती है। आपको लगता है, कहता है इतिहास अपने को दोहराता है। वो क्यों दोहराता है? तो वो कहते हैं कि जो, अगर आप वैसे गणितीय भाषा में देखें तो हेट्रो जो है वो एक रैखिक डेवलपमेंट की ओर बात कर रहा है, रेखाओं से वो आगे बढ़ रहा है, मतलब बिंदु से रेखाओं की ओर बढ़ रहा है, तभी तो वो विकास कर रहा है। तो उन रेखाओं को इसने कहा ना, ये रेखा, इस बल के कारण ये रेखा वो मोड़ना चाहता है,
क्योंकि उसकी प्रक्रिया को मंद कर दे रहा है, तो जहां पर हेट्रो बल जा रहा था उसको मोड़ दे रहा है और ये वृत्तीय आकार ले रहा है। इसीलिए घटनाएं पुनरावृत्ति होती है, इतिहास दोहराता है, इवन जो है भौगोलिक जो है वातावरण वो भी परिवर्तित होता है, मनुष्य में परिवर्तन होता है। तो वो कहते हैं कि इसीलिए आप देखते होंगे दिन रात, जैसे आप सारे घटनाओं को देखिए कि मृत्यु, क्षरण, ये सब सारे घटनाओं का वही है कि लौट करके पुनरावृत्ति घटनाओं की होती है। तो ये समान अंत में क्या करता है, ये जो विकास कर रहा होता है हेट्रोबल, तो वो क्या करता है, वो क्षरण शुरू कर देता है और होमोबल क्षरण करता है, और क्षरण करने के बाद क्या होता है, अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है। और जब मृत्यु की ओर ले जाता है तो क्या करता है, वो कहता है कि सारे तत्व जिन तत्वों से आपका निर्माण हुआ है वो सब केमिकल्स में परिवर्तित हो गए, सब केमिकल बार हो गए, वो सबको समान कर दे रहा है। तो ये होमोबल का कंसेप्ट है। लेकिन अब एक न्यूटन फोर्स जिसका कंसेप्ट किया था, तो न्यूटन फोर्स ने कहा कि नहीं, ये बल एक यही बल था जो अदृश्य है और ये परम सत्ता, अब परम सत्ता को हम परमात्मा अगर मान लें तो इसको आत्मा के रूप में माना जा सकता है। तो ये परम सत्ता की अभिव्यक्ति है, और जब परम सत्ता ने देखा कि यह काम इसके बिना होते, ये उदासीन है, यह स्वयं प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन ये सबका दृष्टा है, आत्मा के रूप में सब देखता है, सब काम करने के लिए होता है। और ये जो है न्यूटन फोर्स, ये संसार को चलाने के लिए आवश्यक फोर्स के रूप में डेवलप हुआ, और इसको परम सत्ता ने आवश्यक इन दोनों के बीच में इसको बनाया कि, और अंत में क्या हुआ, जब देखा कि ये सत्ता ये उदासीन है और ये सबको देख रहा है एक समान रूप से, ये स्वयं भाग नहीं ले रहा, ये स्वयं करता नहीं है, ये स्वयं जो है किसी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा, ये स्वयं किसी प्रक्रिया को रोक नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि अब संसार को चलाने के लिए दो और शक्ति, ये आवश्यकता था कि एक और शक्ति का सृजन हो। तो ये न्यूटन बल को और होमोबल को और हेट्रोबल को, इनको मिला करके एक न्यूट्रल बल का निर्माण हुआ। और उस न्यूट्रल बल के निर्माण से क्या हुआ कि उस न्यूट्रल बल ने क्या किया, वो न्यूट्रल बल में सब चीजें समाहित है, न्यूट्रो, उसको न्यूट्रो नहीं न्यूट्रो कहा गया। अब उस न्यूट्रल बल में क्या चीजें हैं, सारी चीजें उसके पास शक्ति, इसकी हेट्रो बल की भी शक्ति है। वो क्या कर रहा है, वो दोनों काम कर सकता है, वो तेज भी चल सकता है, वो मंद भी हो सकता है, वो उदासीन भी हो सकता है, और उदासीन होने के बाद क्यों, वो खुद उसके अपने गुण भी हैं। वो कार्य शक्ति को, संसार को चलाने के लिए उस शक्ति की ही सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि दोनों के बीच में और इन दोनों फोर्सेस के बीच में संतुलन स्थापित करता है। क्योंकि न तो स्थिरता की वजह से जीवन चल सकता है और न प्रवाहमान। अगर प्रवाहमान है आप लगातार तो आपकी गति, लेकिन आप स्वयं निश्चित नहीं है, क्योंकि आज जो आप हैं कल आप नहीं है, तो आपकी निश्चितता नहीं है, आपको ढूंढा नहीं जा सकता है, आपको खोजा नहीं जा सकता, आपको पाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए स्थिरता, कुछ तो स्थिरता आवश्यक है। तो इसलिए न्यूट्रल बल का जो कंसेप्ट हुआ, उसने क्या किया, उसने उस प्रक्रिया को धीमा कर दिया, और धीमा करने के बाद जहां तेज प्रक्रिया थी उसको धीमा कर दिया, जहां धीमी प्रक्रिया थी उसको तेज कर दिया। तो स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होने लगी संसार में चलाने के लिए। आप देखते हैं, आप सवेरे उठते हैं, सब काम तेजी करते हैं, जब आप काम तेजी से करना शुरू कर देते हो तो आप हेट्रो बल के रूप में होते हैं। जब आप सोने लगते हैं तब होमोबल है आपका, बिल्कुल आप स्थिर हैं, कहीं सोना नहीं चाहते हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप न्यूट्रो के रूप में हैं, और जब आप सारे कामों का सामंजस्य बिठा रहे हैं तो आप न्यूट्रो बल के रूप में हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल बल का जो फोर्स हुआ, इसने संसार को चलाने के लिए एक बार, तो ये चार बल जो थे उनको उन्होंने इस तरह किया। अब कैसे ब्रह्मांड का हुआ, उन्होंने कहा ब्रह्मांड का हुआ। अब जो न्यूट्रल बल था वो ब्रह्मांड की उन्होंने दो कंसेप्ट लिए। हम लोग मानते हैं कि तम और वास्तविक संसार, तम से वास्तविक संसार का उद्भव हुआ। तो प्रोफेसर पार्क जो उन्होंने दो कंसेप्ट लिए, उन्होंने एक जीरो संसार लिया, उन्होंने तम नहीं कहा, लेकिन आप कंसेप्ट में ले तो तम उसी प्रकार है जैसे जीरो संसार है। तो जीरो संसार और वास्तविक संसार दो संसार हैं।
तो दो संसार के बीच में सेतु का काम करने के लिए न्यूटो बल है, न्यूटो बल है। वह दोनों सत्ताओं में यानी दोनों संसार में एक समान रूप से विद्यमान है, और यही नहीं, समान रूप से दृष्टा है। वो एक संसार से दूसरे संसार की ओर प्रेरित कर रहा है, संसार को बचाना भी, उसको नए संसार का निर्माण भी करने के लिए प्रेरित है। वो परम सत्ता की प्रेरणा है, तो परम सत्ता के अंश के रूप में वो है, और वो संसार को कर रहा है। तो वो उस क्या कर रहा है, वो एक समझ लीजिए कि आप दोनों संसार के बीच में एक द्वार है, तो उस द्वार से पहले क्या निकलता है, पहले निकलता है सबसे पहले, जैसे ही द्वार खुलता है वैसे हेट्रोबल निकलता है। वो भाग जाना चाहता है, वो तो विकास परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन चाहता है, वो अपनी जगह स्थिर रह नहीं सकता, वो निकल भागना चाहता है और संसार में अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। जैसे ही वो निकलता है वैसे ही उसी मार्ग से, उसी द्वार से होमोफोर्स निकलती है। होमोफोर्स क्या करती है, वो तो परिवर्तन का विरोधी है, वो कहती नहीं ये काम नहीं होगा, तो वो रोकना चाहती है। तो वो हेट्रोबल के उसको रोक नहीं पाती, तो वो प्रक्रिया को मंद कर देती है। जब मंद कर देती है तो कुछ कर नहीं पाए, तो उस समय तब यही परम सत्ता की प्रेरणा से न्यूट्रोबल, होमोबल और हेट्रोबल के संयोग से एक नए बल न्यूट्रोबल का प्रादुर्भाव होता है, और न्यूट्रोबल दोनों के मध्य एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, और वो संसार की रचना के लिए मंद को, जो मंद है उसको तेज कर देता है, जो तेज है उसको धीमा कर देता है। इसीलिए संसार की सब घटनाएं अचानक नहीं होती, अचानक नहीं होती कि मतलब बहुत तेजी से नहीं होती, तेजी से नहीं ऐसी होती क्योंकि वो हेट्रो प्रभाव से तो तेजी होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हेट्रो होमो का भी प्रभाव है, तो घटनाएं धीरे धीरे होती हैं, और इसलिए और स्वतः स्फूर्त होती हैं, सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो इसलिए चार सत्ताओं के माध्यम से प्रोफेसर पार्क जेगो ने भारतीय दर्शन के संबंध में अपनी अलग व्याख्या थी। अब देखिए, एक इस व्याख्या में अगर गणितीय रूप में देखें तो बिंदु को न्यूटोबल के रूप में बिंदु को रखा गया, जो एक रेखा के रूप में हेट्रोबल को रखा गया। और जब होमोबल था तो होमोबल क्या कर रहा था, होमोबल क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल दोनों, क्योंकि वो प्रक्रिया को रोक रहा तो वो गोलाकार भी हो जाता है, वृत्ताकार के रूप में उसकी परिकल्पना की गई। अब आप देखिए, एक और बात करना चाह रहा हूं इसमें, ओम शब्द का जो लिखिए और उसमें देखिए कौन सत्ताएं कैसे कैसे हैं। ओम में बिंदु है, जहां पर हम लिखते हैं ओम में, तो बिंदु जो लिखते हैं वो बिंदु जो है न्यूटो शक्ति है। जो हम लोग बिंदु के नीचे एक लाइन हल्के से खींचते हैं वो रैखिक लाइन है, रेखा है, तो रेखा को हम लोगों ने कहा हेट्रोबल, तो हेट्रोबल के रूप में है। फिर हम लोगों ने देखा कि एक गोलाकार है, ओम के नीचे लिखते हैं ना, जब यू लिखते हैं तो एक गोलाकार, जब ऊ बनाते हैं तो एक गोलाकार है, ये गोलाकार होमो शक्ति है। और जो हम लोग आ लिखते हैं वो हमारी न्यूट्रो फोर्स है। तो ओम को उन्होंने डिफाइन किया कि ओम में देखिए सब है, न्यूट्रो फोर्स भी है और हेट्रो भी है और होमो भी है और स्पाइरल भी है। एटम में क्या कहा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन अंदर है तो होमो है, न्यूक्लियस के अंदर है वो होमो है। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है वो हेट्रो के रूप में है। न्यूट्रॉन न्यूट्रो फोर्स के रूप में है। और उन्होंने चूंकि दो पार्टिकल और थे, उनका नाम है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, तो वो फोर्स को उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे हैं ये न्यूट्रो के रूप में, ये चार सूत्र कहा। अब पर्सनल लाइफ में जब कहा, अब पर्सनल लाइफ में देखिए उनका मन क्या है, मन बहुत भागता है, हेट्रो फोर्स। शरीर बिल्कुल स्थिर रहना चाहता है तो होमो फोर्स के रूप में है। आत्मा न्यूट्रो है, क्योंकि परम सत्ता के व्यक्ति है, उदासीन है, निर्विकार है और सबको निर्लिप्त भाव से देख रहा है। और जीवन क्या है, न्यूट्रो। लाइफ के संबंध में उन्होंने कहा कि देखिए पर्सनल लाइफ क्या है आपकी, पर्सनल लाइफ अगर आपकी है
तो आप खूब घूमना फिरना चाह रहे हैं, हेट्रो की भूमिका में है, रुकना नहीं चाहते, कोई नियंत्रण नहीं मांगते, वो आपका हेट्रो लाइफ है। मैरिड लाइफ क्या है? होमो लाइफ है, बंधन मान, वो कहती है नहीं, अधिक जाना, अधिक नहीं घूमना, रहना नहीं, तो ये बंधन जो हुआ वो होमो लाइफ के रूप में है। सोशल लाइफ क्या है? ये हमारी न्यूट्रल लाइफ है। सोशल दोनों के बीच मध्य सामंजस्य बिठाते हैं सोशल लाइफ में, मैरिड लाइफ में और इंडिविजुअल लाइफ के बीच में। और जब हम चेतना को अपने जागृत करते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तो ये हमारी क्या है? न्यूट्रल लाइफ है। तो इस तरह उन्होंने अपने इस पूरे को सब फोर्सेस को डिफाइन कर दिया, सारे उनको कहा, और ये कहा कि ये विचार मूल विचार है, और यह विचार और भारतीय दर्शन से काफी मिलता भी है, इसलिए इसको उन्होंने अपने विचार के सूत्र में रखा। तो अब इन सब सत्ताओं के बाद प्रोफेसर पार्क जेबू ने समझ लीजिए कि चक्रों का सारा जो हमारे चक्र थे, उन चक्रों को स्थापित किया शरीर में स्थापित पहले थे, उनका अपना एम्फेसिस दिया। उन्होंने बाह्य चक्र बताए, अंतः चक्र बताए, चक्रों का जो हमारे पास चल रहा था उनको डिफाइन किया, और उन चक्रों के आधार पर चिकित्सा की भी आगे खोज किया। इन सब के आधार पर प्रोफेसर पारजू का कंट्रीब्यूशन टीसीएम के लिए मील का पत्थर है। और आज की डेट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एक्यूप्रेशर में, वो प्रोफेसर पार्क जेबू के इस ट्राइपोडिक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं वो कि त्रयात्मक सिद्धांत, संसार त्रयात्मक है, और उस त्रयात्मक सिद्धांत से काफी कुछ मेल खा रहा है, और इन्हीं के आधार पर सारा डेवलपमेंट आगे जो हुआ है प्रोफेसर पार्क जेबू और प्रोफेसर वो डॉक्टर आरवाल, दोनों का नाम जो है बहुत ही आदर से लिया जाता है। और निश्चित रूप से आगे चल के हम इस डेवलपमेंट में आगे बताएंगे कि माता प्रसाद खेमका सर जो ब्रह्मलीन है, और जेपी अग्रवाल सर, उनका जो कंट्रीब्यूशन इसी के उसमें आगे चल के मील का पत्थर साबित होगा। आज की बात हम लोग यहीं पर करें, क्योंकि आगे फिर अब उनका फिर कंसेप्ट शुरू होगा, क्योंकि प्रोफेसर पार्क जेबू का काफी कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो एक तो में संभव भी नहीं था, अगले में होगा, तो हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरविंद सर। आज आपने एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत के पार्ट 4 लिया। जिज्ञासा एक ही है, वो पूछना था मैंने, जैसे ये सारे फॉरेन ऑथर्स को, फॉरेन रिसर्चर्स को सारा श्रेय दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने भारत में एक पुराण विद्या में ये इसका कोई योगदान नहीं है क्या? ये कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, ज्ञान विज्ञान जो भारत में नहीं था बीसी से पहले भी? तो पतंजलि बोलिए, चाहे पाणिनि बोलिए, चाहे झा बोलिए, चक्र शास्त्र बोलिए, तो हमारे भारतीय विज्ञान में, भारतीय संस्थाओं में क्या है, इसका कोई योगदान नहीं है एक्यूप्रेशर में क्या? ये पूछना चाह रहा था। अगर नहीं है तो उसका भी थोड़ा स्वाध्याय करके हमें बताइए तो बहुत अच्छा लगेगा। सर ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि हम पूरे विकास की, एक्यूप्रेशर के विकास की प्रक्रिया बता रहे हैं, और एक्यूप्रेशर के विकास में जहां से शुरुआत हुई वहां से पूरा डेवलपमेंट बता रहे हैं। और इस डेवलपमेंट में आगे चल के जो हमारे यहाँ आयुर्वेद, देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद था मेन, और हमारे योग, तो योग शास्त्र में तो केवल योग शास्त्र में कोई उपचार की बात नहीं थी, केवल योग साधना थी। योग साधना शायद कठिन और दुरूह होने के कारण सबको सुलभ नहीं हो पाई, कठिन थी। दूसरा क्या हुआ, जो हमारे यहाँ हमारे चरक जो है वो आयुर्वेद का प्रामाणिक ग्रंथ है, तो चरक ने क्या हुआ, चरक संस्कृत में होने के कारण संस्कृत भाषा धीरे धीरे कालांतर में, आप खुद समझ रहे हैं कि कालांतर में धीरे धीरे वो सर्वसाधारण के सीमाओं से दूर होती चली गई। अब कारण कुछ भी रहे, कारण नहीं कह रहे, कारण कुछ भी रहे, हमारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, हमारी पढ़ाई बंद कर दी गई, हिंदी का इतना विरोध हो रहा, आप सोचे हिंदी का विरोध हो रहा, तो अब तो संस्कृत का तो विरोध होने की बात थी। तो उन रूप में अब क्या हुआ, जो हमारे संस्थान थे पहले चरक संहिता वाले, ये वात पित्त कफ तो भी वैद्य से अच्छा कोई अभी नाड़ी
विज्ञान किसी के पास नहीं है जितना वैद्य के पास है। अभी हमारे एक उसमें हरिद्वार में एक वैद्य जी है, वह केवल 10 सेकंड में आपके नाड़ी का पूरा ज्ञान बता देंगे आपको, और इसमें आपको हमेशा देख में आ जाएगा। जो आप टेस्ट कराना चाहें आप करा लीजिए, लेकिन वर्चुअली वही होगा। तो मेरा कहना यह कि सर ये एक्यूप्रेशर जो विधा थी, उस विधा के संबंध में ये डेवलपमेंट प्रोसेस है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब यहाँ पर हुआ तो 25 साल पहले ये प्रयागराज का जो संस्थान शुरू हुआ, एस्पस कहलाता है, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान। इसने क्या किया, इसने इन सब सारी चीजों को भारतीय लिपि में, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, सब में अपना कर दिया ताकि उपचार संभव हो। और बाद में प्रोफेसर जेपी अग्रवाल सर ने, इन्होंने क्या किया कि एक्यूप्रेशर को, आयुर्वेदिक सिद्धांतों को और एक्यूप्रेशर को मर्ज करके एक बड़े सिद्धांत, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत की रचना किया है, और वो ट्रीटमेंट में मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद जो था वह कहीं अछूता रह रहा था, उसका ज्ञान वैद्यों तक सीमित था। और वैद्य में अगर नाड़ी ज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं किया सर, तो ये समझ लीजिए कि वो ज्ञान तो ऐसा इंडिविजुअल ज्ञान था जो दूसरे को नहीं हो सकता, आपको जब तक टच नहीं करेंगे। अब पहले हमारे वैद्य जी 40 सेकंड में देखते थे, आज की डेट में 10 सेकंड में देखते हैं, लेकिन ये ज्ञान अभी किसी के पास नहीं है उनका दिया ज्ञान। अब अगर मान लीजिए संसार से जब वो विदा होंगे और तब तक ज्ञान अगर किसी को नहीं दिया होगा, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सर उनके पास इतना बड़ा ज्ञान था। तो ये प्रश्न तो है सर कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ चरक में सुश्रुत और चरक, जितना सुश्रुत हमारे यहाँ सर, आपको याद होगा हमारे यहाँ से जर्मनी, हमारे यहाँ से सबसे पहले अलेक्जेंडर आए, तो इन सब ने हमारे उनको नष्ट कर दिया और खुद ले गए, और उन्हीं पर रिसर्च करके, आपको जानते होंगे कि सारे रिसर्चर शुरू में आप देखे होंगे नोबेल प्राइज वाले कहाँ के, जर्मनी के हैं, वो हमारे ग्रंथ है, सुश्रुत के ग्रंथ है। लेकिन अभी आप बात करना शुरू कर दीजिए तो गवर्नमेंट ही विरोध करना शुरू कर, नई गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, लेकिन इसके पहले गवर्नमेंट ने कहीं ध्यान दिया कि हमारे भारतीय दर्शन की भी कुछ उपयोगिता है? ठीक समझ गया आपकी बात। कभी इसका बाद में कभी विचार करेंगे और नहीं, हम लोग सर कर रहे हैं आगे सर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यही सारी विधाओं का और आयुर्वेद के सिद्धांतों का, उसमें वात पित्त कफ इन सब पर आधारित वो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको हम लोग कर रहे हैं और यूज करते हैं हम लोगों ने उन्हीं बेसिस पर 10 हाथों में यही सिद्धांत लिया हाथों का, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अपनी मेरिडियन स्थापित किया है। हाँ, सारे मेरे पास अभी मैं वो मेरी पिक्चर, कलर पिक्चर थी, वो मैं निकाल के अपने पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये आयुर्वेदिक से आई है, ये और कहीं फॉरेन ऑथर्स तो नहीं है, ये हमारे मैं किसी मैगजीन से, पुराने ग्रंथ से निकाली थी, तो है जो आपने कहा वो भी सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद साहब का तो उद्बोधन बहुत ही लाभदायक होता है, और यदि देवऋषि साहब हमारे किसी के उद्बोधन से संतुष्ट हो जाते तो बहुत बड़ी जो है ना वक्ता की बहुत बड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। देखिए राधेश्याम दीक्षित जी भी हमारे बीच में मुस्कुरा रहे हैं, तो सदा मुस्कुराते ही हैं। तो खैर अरविंद जी, आपका जो ये इस तरह का ये हर श्रृंखला जो चल रही है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस थेरेपी के ऊपर, इससे मैं तो अपने आप को बहुत, आज आपने मुझे तो एक वो दे दिया है, क्या कहते हैं, ब्रह्म वाक्य, मैं तो इससे लाभान्वित रहूंगा ही। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समस्त मंडल के सदस्य, जितने भी हमारे स्वाध्याय मंडल चिंतन समूह के सदस्य हैं, सब इससे लाभान्वित रहेंगे। और जो लोग नहीं जुड़ पाने, ये भी एक एडवांटेज लोगों ने ले लिया कि जो इस ग्रुप में शाम को नहीं सम्मिलित होता है, वो इस इंतजार में रहते हैं कि अनुज जी 2-4 दिन में इसे यूट्यूब पे डाल देंगे, उस टाइम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर, और आपसे हमारा अनुरोध जी। सर हम लोग जो है
इस बार हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो लग रहा था कि 2-3 महीने से 4-5 महीने से कुछ काम नहीं हो रहा था। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं, एक ट्रीटमेंट सेंटर खोलेंगे और हम लोग फ्री कैंप हर शनिवार को या हर कोई दिन निर्धारित करेंगे, तो एक फ्री कैंप हम लोग करेंगे। आप बता दीजिए हमको जगह, हम आपके जगह पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। और जो है देखिए, हम भी जानते हैं कि शुरू में हमारा ऐसा प्रचार नहीं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर हम लोग कहना नहीं चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल वो इशू नहीं होता था, बिल्कुल सही तो बात हम है। लोग जो है सर धीरे धीरे करके, जैसे 20-25 जैसे हम लोगों ने भी पहले कैंप जो किए थे, उसमें 30-35 हम लोगों ने लोगों का उपचार किया था मेथी के माध्यम से। मेथी के गुणों की चर्चा जब करेंगे तो आप देखिएगा उस मेथी से बांध के जो ट्रीटमेंट में फायदा होगा वो आप देखिएगा। जी जी, खुद नहीं मुझे मतलब ये आपने नहीं है, पहले भी देखिए नोएडा करने वाले हम लोग नहीं है, करने वाला ईश्वर है, करता वही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम लोग सहयोग दे रहे हैं और उनके साथ हम ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर जो ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को हमको पुनर्जीवित करना है। हम कुछ करते हैं ही नहीं, मेथी से आपके अंदर की ऊर्जा को ही इधर से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। तो हमारा, हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन आप ही का है, आपके लिए केवल बाहरी बाह्य ये जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है इनके माध्यम से, बस यही है। ये आपका सर जो कैंप लगाते हैं, इसका वैसे रूपरेखा क्या होती है? किस समय से किस समय तक जनरली आप प्रेफर करते हैं? जैसे आपने कहा शनिवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं। देखिए हम लोग जैसे मैंने जब नेचुरली 1-2 थेरेपिस्ट हमारे होंगे, हम लोग अपने बोलने के लिए, हम जैसे 1-2-4 लोगों को 10 लोगों को बताने के लिए भी चाहिए उस समय कि जो हम कहाँ प्रचार करेंगे, तो यही हमारा माध्यम है। और चूंकि हम लोग कल्याणकारी संस्था है, पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा जितना है उसी कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो फ्री कैंप्स चलते हैं और हम लोग उसमें फ्री कैंप्स में कोशिश करेंगे कि हम चाहते हैं कि आपको जानकारी होती जाए ताकि आप अपना कल्याण स्वयं करें। और इससे सर हाँ, और भी लोग लाभान्वित हो जो भी उस समय वहां पर आए, वो फर्दर उनमें से कुछ लोग जरूर ऐसे चाहेंगे कि आप हमारे इलाके में लगाइए, लाके हमारे ले गए, वो भी एक एडवांटेज रहती है सर। हमारे संस्था का उद्देश्य है, जो हमारी पेरेंट संस्था है उसका उद्देश्य यही है कि रीच वन टीच वन, रीच वन ट्रीट वन, बस सबको मतलब पास जाकर के ट्रीट करना है, सबको बताना है, सबको पढ़ाना है, सबका इलाज करना है। जी जी जी, नहीं ये तो सर मैंने देखता हूँ जो अच्छे डॉक्टर हैं सबके आई ट्रीट ही सर्व्स, वही करते हैं, वही है, करने वाला तो ऊपर वाला ही है, करने वाला वही है सर। उसको हम लोग नहीं सर हम लोग उसको भूल जाते हैं ना। नहीं ये गलत है, हम लोग भूल जाते हैं, जब बड़े बड़े डॉक्टर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, और यहीं फिर पतन शुरू हो जाता है सर, यहीं गड़बड़ हो जाती है। चलिए सर, अरविंद साहब से मिलके और अपने और मंडल के सदस्यों से मिलके, जैसे स्थितियां ईश्वर करे सामान्य होती रहे और अपन फिजिकली मिलते रहें, तो शीघ्र ही हम ऐसा प्लान करते हैं सर। और आपके आज के उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। आइए आज के विचार है तो गुरुदेव के वाङ्मय के ऊपर है, जीवन सततम। थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिएगा शब्दों में क्या गहराई है गुरुदेव के शब्दों में। गुरुदेव के वाङ्मय से है, स्वास्थ्य को चौपट करने वाले मनोविकारों से सतर्क बचना चाहिए। बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियां तो प्रत्यक्ष दिखती हैं, बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियां तो प्रत्यक्ष दिखती हैं, पर चिंता, भय, उत्तेजना, आशंका, ईर्ष्या, द्वेष जैसे मानसिक बीमारियां दिखाई तो नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती, पर हानि बुखार, खांसी से भी अधिक पहुंचाती है। चिंता एक तरह की आग है जो भीतर भीतर हाड़ मांस जलाती रहती है। जरा जरा सी बात में गर्म और उत्तेजित हो उठने की आदत एक रक्त को विषैला करती है और मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देती है। इसका प्रभाव नाड़ी संस्थान पर पड़ता है, जिससे कितने ही रोग उठ खड़े होते हैं। खाया पिया जब क्रोध की गर्मी में जल जाने से आहार का लाभ भी नहीं मिल पाता। निराशा और घुटन की मनोभूमि पाचन क्रिया को चौपट कर देती है। सारे अंग स्थिर पड़ जाते हैं। रक्त संचार, मल विसर्जन, श्वास प्रवास की क्रिया उनके कुछ ही दिनों में ढीली पड़ जाती है। जो अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं और अप्रिय प्रसंगों को याद करके दुख शोक में डूबे रहते हैं। अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक संतुलन एवं सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है।
चिंता, निराशा, आवेश आदि से बचना चाहिए। गुरुदेव का वांग्मय में है। तो यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हमें जो चीज सामने दिखाई दे रही है उससे ज्यादा हमारी जो अंदर ही अंदर चल रही है उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। तो वो हमारी सोच पर या हमारे अपने व्यवहार पे, हमारे चिंतन पे, हमारे उस पर करती है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर शांति पाठ करके ओम। शांति 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 शांति